बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर हम देंगे आपको। पहले टॉपिक में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब हम आपको बता चुके हैं। अब इन पर कैसे न्यूमेरिकल और मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज मोल। जैसे आप सोसाइटी में जाते हैं, आप देखिए मोल शब्द कहां से आया। देखिए किसी पार्टिकल्स को दुनिया में अगर कैटेगराइज किया जाए तो आप सोसाइटी में तीन तरीके से किसी सामान का डिमांड कर सकते हैं। या तो मास में केजी, ग्राम, ये सब आप डिसाइड कर सकते हैं। या तो आप वॉल्यूम में, और नहीं तो पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और मास को इंटररिलेट कौन करता है, मोल। मोल इन दोनों का एक ऐसा माध्यम है, ऐसा मीडियम है जो इन तीनों को इंटररिलेट करेगा। आप अगर सोसाइटी में कोई चीज खरीदने गए, आलू खरीदने गए, टमाटर खरीदने गए, तो आप केजी में लेके आए, क्या आप उसको बता पाएंगे ये कितने पार्टिकल्स हैं, कितने टमाटर के, कितने आलू के पार्टिकल्स हैं? ये सब आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन मोल कंसेप्ट में अगर आपको मास पता है तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एसटीपी पे, तो कुछ सम बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग ये सब पढ़ने जा रहे हैं कि मोल क्या है। देखिए दुनिया में किसी भी चीज का मेजरमेंट किसी के रिस्पेक्ट में होता है। आप जब किसी का वजन लेते हैं तो आप बटकरा लेते हैं, और बटकरे के रिस्पेक्ट में आप अपना मेजरमेंट करते हैं। यानी कहने का यह मतलब है दुनिया में हर चीज किसी के रिलेटेड। आप मीटर लिए तो मीटर का एक यूनिट डिसाइड किए, सेंटीमीटर लिए तो एक सेंटीमीटर का एक यूनिट डिसाइड किए। इसी तरीके से मोल जब आप डिसाइड करते हैं तो मोल क्या है, मोल क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। अब ये क्वांटिटी किसी के रिस्पेक्ट में। अब देखिए अगर कहा जाए बटकरे के रूप में कार्बन रख दीजिए और 12 हाइड्रोजन उस पर चढ़े तो एक हाइड्रोजन का मास होगा, व्हाट इज द मास ऑफ वन हाइड्रोजन, 1/12 पार्ट ऑफ ए कार्बन एटम। यानी कहने का मतलब है मोल इज द रिलेटिव मास ऑफ substance with respect to 1/12th part of carbon atom. Mole is the relative mass of a substance with respect to 1/12th part of a carbon atom. It is equal to, यानी मोल एक ऐसा क्वांटिटी है जो 1/12 पार्ट ऑफ ए कार्बन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन। हाँ तो हम ये बता रहे थे अगर हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है और हाइड्रोजन का मास अगर हम कैलकुलेट करें तो एक यूनिट जो होगा, 1 यूनिट जो मास होगा 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम के बराबर होगा। यानी हाइड्रोजन को अगर यूनिट माने हैं तो यूनिट हम इसको माने, एक्चुअली में कार्बन के रिस्पेक्ट में किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं। यानी अगर हम कहें एक कार्बन का मास 12 हाइड्रोजन को मिलकर 12 हाइड्रोजन अगर पार्टिकल्स जोड़े जाएं तो एक कार्बन के मास के बराबर होगा। ये 1 यूनिट डिसाइड किया गया। अब हम कहें 1 मोल में क्या क्या चीज होता है। 1 मोल में अगर आप मास में कैलकुलेट करें तो वो होगा ग्राम एटॉमिक मास। एटम है तो एटॉमिक मास, ओके। यानी अब इसको जरा हम चार्ट बनाएं। यानी 1 मोल में क्या हो सकता है, ग्राम एटॉमिक मास।
यानी 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। अगर ये एटम है, अगर ये मॉलिक्यूल है तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अगर ये गैस है, गैस है एसटीपी पे, तो किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। और अगर ये पार्टिकल्स है यानी गिनती में है, ये होगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। यानी अगर हम कहें 1 मोल उसके ग्राम एटॉमिक, जैसे मान लीजिए हमने कहा 1 मोल कार्बन में, तो 1 मोल कार्बन की बात हो रही है, तो 1 मोल कार्बन में कितना मास होगा, 12 ग्राम यानी 12 ग्राम। क्लियर। अगर हम कहें कोई मॉलिक्यूल्स लें तो 1 मोल ऑफ H2O में क्या होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास जोड़ लीजिए 2 इंटू 1 प्लस 16 यानी कि 18 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास हमने ले लिया। अगर हम कहें, अगर यही वॉल्यूम की बात करें तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 atm। ठीक है, इसमें कितना लीटर होता है, 22.4 लीटर। और 1 मोल में कोई भी हम एग्जांपल लें, मान ली हमने 1 मोल ऑफ H2O लिया, इसमें कितने H2O के पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। यानी हमने एक कैटेगराइज किया, 1 मोल से हमको कितनी जानकारी मिल गई। एटम है तो उसको हमने वजन में भी निकाल सकते हैं, और अगर ये वॉल्यूम है तो इसको लीटर में निकाल दिए। लेकिन ये एसटीपी पे देखिए, कोई भी गैस का वॉल्यूम अगर आप प्रेशर चेंज करेंगे और टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम बदलेगा। इसीलिए हमने यहाँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लगाया। और 1 मोल कोई भी चीज पार्टिकल्स हो, उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, यानी कितने पार्टिकल्स होंगे H2O के। 1 मोल ऑफ H2O कंटेन कितने मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यानी हमने अभी आपको ये समझाने में कामयाब हुए हैं कि 1 मोल इज द क्वांटिटी। ये एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके अंदर अगर उसका ग्राम है तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एसटीपी है तो इतना लीटर। यानी आप किसी का वॉल्यूम बता सकते हैं, गिनती बता सकते हैं और वजन बता सकते हैं किसी पार्टिकल्स का। ये कहानी है मोल कॉन्सेप्ट की। ये पहली बात हम देखिए। अब हम आपको बता सकते हैं, अभी हमने बताया कि 1 मोल क्या है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कितने तरीके से आप मोल निकाल सकते हैं। तो मोल का फॉर्मूला, मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। पहला फॉर्मूला मोल का है, अगर एटम है, अगर एटम का आपको एटॉमिक मास तो पता ही होगा, तो आप क्या करेंगे, 1 मोल निकालना है तो N इज इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक मास। यानी गिवन सब्सटेंस का फॉर्मूला N इज इक्वल टू W/m। इसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका, डिनोट करने का तरीका है। अगर यहीं पर मॉलिक्यूल्स है तो N इज इक्वल टू वेट ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या मोलर मास बोलते हैं। मोलर मतलब 1 मोल में जो मास हो, और मोलर मास ये कितना आएगा, N इज इक्वल टू, इसको भी शॉर्टकट लिखने का तरीका W/m। अगर यही चीज पार्टिकल्स में दे, यानी काउंटिंग में दे, मतलब
तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब ये पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यानी एवोगैड्रो नंबर एन नॉट की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर ये वॉल्यूम में दे, ध्यान दीजिएगा, अगर ये वॉल्यूम में दे लेकिन यहां पर हमने एसटीपी लगा दिया, अगर ये वॉल्यूम में दे और एसटीपी पे दे तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गिवन सब्सटेंस अपॉन 22.4 लीटर, अगर लीटर में है लीटर, या 22,400 ml। ठीक है, 22,400 ml। ये फॉर्मूला अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम आपको बता दिए। लेकिन अगर यही वॉल्यूम किसी भी गैस का अलग प्रेशर पे दे, यानी प्रेशर अलग रहे, डिफरेंट प्रेशर पे दे, डिफरेंट प्रेशर पे दे, तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। यहां पर आप P2 का प्रेशर ले लीजिएगा, प्रेशर ले लीजिएगा 1 atm और 760 मिलीमीटर Hg कॉलम, और T2 टेम्परेचर ले लीजिएगा 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। तो मान लो कोई प्रेशर दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम दिया है और उसका टेम्परेचर दिया है, तो इस प्रेशर पे, इस रिलेशन से आप उसका वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। और जब वॉल्यूम निकल आएगा तो फिर आप ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप उसका नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। अब ये हमने 4 तरीके आपको बता दिए कि किसी भी गैस का, किसी भी लिक्विड का, अगर लिक्विड का आपको वॉल्यूम दिया है, देखिए अगर लिक्विड का, ये तो हमने दोनों केस क्या बताया, फॉर गैस, ये कहानी किसके लिए बताया है, फॉर गैस। और अगर यही चीज लिक्विड का आपको निकालना है तो लिक्विड की डेंसिटी गिवन होगी, डेंसिटी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम करके मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर लीजिएगा, और फिर उसका मास निकल आएगा। जैसे मान लीजिए हमने H2O का एक एग्जांपल लिया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लगा लीजिएगा, फिर N इज इक्वल टू W/M का फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ मोल आप फाइंड कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब, अगर लिक्विड होगा तो आप इस तरह सोचेंगे, गैस अगर किसी भी टेम्परेचर या किसी प्रेशर पे होगा तो आपकी सोच ऐसी होगी, और अगर एसटीपी पे होगा सीधे 22.4 लीटर से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इस तरीके से इतने स्टैंडर्ड फॉर्मूले हम आपको मोल निकालने के लिए बताए हैं। कुछ और भी फॉर्मूले हैं मोल निकालने के लिए, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा सा आपको मोलरिटी, नॉर्मलिटी और कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, तब वो समझ में आएगा। पहले ये बेसिक फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, पॉज कर लीजिए, आप नोट कर सकते हैं कि बेसिक फॉर्मूले हम आपको एक्सप्लेन किए। देखिए हम उसमें एक्सप्लेन किए थे दुनिया में किसी 3 कैटेगरी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो लिक्विड का भी आप निकाल लिए, गैस का भी निकाल लिए, और सॉलिड हो तो उसका मास से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ बेसिक ट्रिक और बताना चाहते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, पहले एटॉमिक मास स्टार्ट करें। एटॉमिक मास क्या होता है, देखिए अगर हम कहें इसका फॉर्मूला सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास, यानी द टोटल मास contained in atom is called atomic mass। अब देखिए एक एटम में, अगर एक एटम की बात करें तो एक एटम में न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक जनरल आइडिया हमने कोई ले लिया, कोई भी एग्जांपल हमने ले लिया। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ऑर्बिट में होते हैं।
यानी अगर आप कहें द टोटल मास कंटेन इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। देखिए केमिस्ट्री की दुनिया में एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास एक ही चीज लिखा जाता है, यहां पे वेट और मास में डिफरेंस नहीं माना जाता न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अगर आप मास अगर न्यूक्लियस में कहें तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है पूरे एटम में, अगर उनको हटा भी दिया जाए तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, उसके मास पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए हम उसको एटॉमिक मास में जोड़ते नहीं है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सही माने में तो जोड़ना चाहिए। यानी कहने का मतलब है एटॉमिक मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो ए प्लस यानी प्रोटॉन प्लस द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन is called atomic mass, is called atomic mass। पहली बात आप जाने। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, अब दूसरा टॉपिक है एटॉमिक नंबर, जरा ध्यान दीजिएगा। द टोटल चार्ज कंटेन इन एटम, द टोटल चार्ज contained in atom is called atomic number। अब हम आपसे कहें एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, यह होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल स्टेज। न्यूट्रल स्टेज में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, यानी अगर इसको डिनोट करेंगे तो Z इज इक्वल टू प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ये हमने एक जनरल आइडिया दिया, ये न्यूट्रल के केस में होगा। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दें, अगर कोई X एटम है तो ऊपर हमेशा हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास, और नीचे क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। आज के बाद लाइफ टाइम रिचार्ज लाइए। अगर हम कहें ये सोडियम है और इसका हमने ये लिखा 23 और यहां लिखा 11, तो ऊपर एटॉमिक मास होगा, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 23। और आपको पता प्रोटॉन तो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 11। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, तो आप सीधे इसमें लिख देंगे प्रोटॉन हो गया 11 क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर है। न्यूट्रॉन कितने हो गए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर एटॉमिक मास है, तो अगर आपको प्रोटॉन पता है तो एटॉमिक मास भी आपको पता है, तो आप 23 में से अगर न्यूट्रॉन को घटा दीजिए 11, प्रोटॉन को घटा दीजिए 11, यानी कितने हो गए न्यूट्रॉन, 12 इसमें न्यूट्रॉन हो गए। और इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर होगा अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो। क्लियर। यानी एक और एग्जांपल दें, मान लीजिए हमने लिया कैल्शियम, तो ये होता है 40 होता है 20, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 20 क्योंकि ये न्यूट्रल की बात हो रही है। प्रोटॉन भी हो गए 20 और न्यूट्रॉन कितने हो गए, 40 में से 20 गया 20, यहां तीनों चीज बराबर है। क्लियर। अब मुद्दा आया कोई चार्ज यानी आयन की बात करें, तो आयन के केस में दो आएगा, एक आएगा कैटायन, तो मान लीजिए अगर हम कहें कैल्शियम नहीं सोडियम प्लस आयन, तो एटॉमिक मास तो वही रहेगा, तो एटॉमिक मास का 23 है और एटॉमिक नंबर कितना 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होगा, अगर +1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से घटा देंगे, इसमें हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन होंगे 11 क्योंकि प्रोटॉन ना निकलता है ना आता है ना जाता है। और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 23 में से 11 क्या यानी 12, यानी न्यूट्रॉन हो गए 12। क्लियर। इस तरीके से आप किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाल सकते हैं। अब केस हम बताएं एनायन का, यानी इसमें क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ये ट्रिक याद रखिएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, अगर प्लस चार्ज है तो सब्ट्रैक्ट यानी घटाएंगे,
इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे, यही टर्निंग पॉइंट, जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर मान लीजिए हमने एक केस लिया ऑक्सीजन 2-, क्लियर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, एटॉमिक मास होता है 16, एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा 8, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे, याद रखिएगा उल्टा है, इसमें ऐड करेंगे तो 8 + 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 16 में से 8 गया यानी इसमें 8 न्यूट्रॉन हो गए, 8 न्यूट्रॉन। यानी क्या सीखे, यानी अगर कोई प्लस यूनिट चार्ज होगा तो जितना यूनिट चार्ज होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में घटा देंगे, उसके एटॉमिक नंबर में हम उसमें घटा देंगे, और माइनस चार्ज होगा तो उतना ही ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप कैटायन एनायन एटम का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लिए। अब हम इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं फॉर मॉलिक्यूल्स के केस में होगा। मान लीजिए हमने पूछा CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो ये एक तरीका कैसे निकालेंगे, आप पहले इसका एटॉमिक मास अगर कार्बन का देखेंगे, देखिए कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का कितना है 16 × 2 यानी टोटल एटॉमिक मास कितना होगा 16 दूना 32 और 12 44, यानी इसमें एटॉमिक मास हो गए 44। क्लियर, एटॉमिक नंबर इसका निकालो, ये हो गया एटॉमिक मास यानी ये हो गया कैपिटल ए। एटॉमिक नंबर कितना होगा, कार्बन का कितना होगा 6 और ऑक्सीजन का होगा 8, 8 दूनी 16, 16 और 6 22। अब इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये न्यूट्रल एटम है तो टोटल इलेक्ट्रॉन जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 22। प्रोटॉन कितने हुए, प्रोटॉन भी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितने होगा, इसके एटॉमिक मास से इसके एटॉमिक नंबर को घटा दिए 44 - 22 कितना हो गए 22 न्यूट्रॉन। अगर यहीं पर हम ले लें, देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब इसका एटॉमिक मास जोड़ने के लिए ये हो गया 14, ऑक्सीजन कितना हुआ 16 दूना 32, तो 32 और 14 46 इसका एटॉमिक मास हुआ। एटॉमिक नंबर कितना हुआ 7 और 8 दूनी 16, 16 और 7 23 यानी 23। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 23, प्रोटॉन कितने हो गए 23, न्यूट्रॉन कितने हो गए 46 में से 23 घटाइए तो न्यूट्रॉन कितने हो गए 23, यानी यहां पर सब 23 है। ठीक है, अगर यही केस हम थोड़ा सा कोई NaCl ले लें, देखिए कभी NaCl की बात करें तो यहां पर क्लोरीन का 35.5 होगा, तो एक्चुअली में क्लोरीन इज द मिक्सचर ऑफ क्लोरीन 37 एंड क्लोरीन 35, तो आप इसका राउंड फिगर में 35 ही लेंगे, यानी अगर यहां पर निकालेंगे ये हो गया 23 और इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 35, तो अगर हम 58 राउंड फिगर में लिए तो इसका एटॉमिक मास ये हो गया, एटॉमिक नंबर क्या हुआ यानी Z कितना हुआ, सोडियम का 11 और क्लोरीन का कितना होता है 17, तो 11 17 28 यानी 28। क्लियर, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 28, प्रोटॉन कितना होगा 28 और न्यूट्रॉन कितना होगा 58 में से 28 घटा दीजिए तो कितना होगा 30 आपका न्यूट्रॉन हो गया। यानी इस अब आप मॉलिक्यूल्स का भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। एटम का तो आपने निकालना सीख ही लिया है। क्लियर, अब कंसेप्ट आया, देखिए अब जो हम बताने जा रहे हैं आपको मॉलिक्यूलर मास बताने जा रहे हैं। देखिए एटॉमिक मास तो जो उसका एटॉमिक मास होता है वही एटॉमिक मास हो गया। क्लियर,
मॉलिक्यूलर मास क्या है? द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द गिवन फॉर्मूला of compound or molecules is called molecular mass. ये मॉलिक्यूलर मास होता है। अब मॉलिक्यूलर मास दो कैटेगरी से डिवाइड किया। जैसे मान लीजिए हमने H2SO4 को निकाला, अब इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको निकाले 2 + 1, यानी हाइड्रोजन का क्या होता है 1, तो दो एटम है। सल्फर कितना होता है 32, 16 × 4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 98 आएगा। अगर आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे 98U लिखे, दो केस आएगा। अगर यहां पर आप 98U लिखे तो ये होगा, अगर आप यहां पे 98U लिखे तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आप यहां पे 98 ग्राम लिखे, ध्यान दीजिएगा इसको, टर्निंग पॉइंट, ये रिप्रेजेंट करेगा 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। अंतर देखिए, एक मॉलिक्यूल्स का अगर रिप्रेजेंट करना है तो U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट विच इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। यानी अगर एक एटम की मास कैलकुलेट की जाए तो वो होगा 98U, और अगर इतने लड्डुओं का, इतने पार्टिकल्स का, इतने मॉलिक्यूल्स का, अगर मास, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स, एटम है तो एटम, और पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स का मास कैलकुलेट किया जाए तो वो उसके ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। यानी कि किसी कंपाउंड के इतने मॉलिक्यूल्स अगर जुड़े या एटम जुड़े या आयन जुड़े तो वो उसके ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। और ये क्या होगा, 98U लिखे तो इट इज द मास ऑफ 1 पार्टिकल्स, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अब ये तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाले। अब ये दो कैटेगरी हमने डिवाइड कर दिया। अब जैसे मान लिया आपने कैल्शियम कार्बोनेट निकाला, तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का होता है 40, ये हो गया 12, 16, 48, ये आ गया 100, तो 100 ग्राम लिखे। तो हम कहेंगे 100 ग्राम में अगर इसको 100 यूनिट लिखें तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3, और अगर इसको 100 ग्राम लिखें तो 100 ग्राम में कितने कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। क्लियर, यानी इतने इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर, इसको भी पॉज करके आप नोट कर लिए, हमने एक एग्जांपल बताया है, नोट कर सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं परसेंटेज ऑफ ए कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ ए कंपाउंड। जैसे मान लीजिए अभी हमने एक एग्जांपल दिया है, हमने एक राउंड फिगर में, पहले देखिए आप कुछ सिखाने के लिए ले रहे हैं तो हम काफी छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं ताकि आप फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, आप ट्रिक पर ध्यान दीजिए, तरीके पर ध्यान दीजिए, ना कि क्वेश्चन पर। सारा अभी आपका फोकस होना चाहिए कि किस तरीके को अप्लाई करेंगे हम और क्वेश्चन हमसे लग जाए। परसेंटेज ऑफ ए कंपाउंड, जैसे मान लीजिए हम कहें सल्फ्यूरिक एसिड में फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट
सब्सटेंस। अब हम पूछे हाइड्रोजन का, तो सबसे फर्स्ट वी फाइंड स्टेप 1, पहले क्या करिए, उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। स्टेप 1 यानी इसको फाइंड कर लीजिए। फिर फॉर्मूला क्या है, वही हम अपॉन सब इंटू 100, फाइंड परसेंटेज। तो जिसका निकालना है तो परसेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100, यानी हम अपॉन सब इंटू 100। जैसे आपको सल्फ्यूरिक एसिड का हमने बताया, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास अभी आपने थोड़ा देर पहले निकाला था, 98 आएगा। अब इसका परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पूछे तो अमाउंट क्या होगा हाइड्रोजन, तो 2/98 इंटू 100 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ गया, जो होगा कैलकुलेशन करके 49। ये 49 लगभग 2 बार जाएगा, बचा क्या 20, 20 200, लगभग 2.04% आएगा। परसेंटेज ऑफ आपने सल्फर निकाला तो 32/98 इंटू 100, जो भी कैलकुलेशन होगा आप कर लेंगे। क्लियर, यानी ये हो गया 49 और ये हो गया 16, ये हो गया 1600/49। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा लगभग 3, तो 147 यानी 130, 130 जाएगा लगभग 2 टाइम्स, लगभग इतना परसेंटेज अप्रोक्सीमेट हम लिख दिए अंदाज से। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, तो ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो 16 दूना 32, 32 दूना 64 यानी 64/98 इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा वही परसेंटेज आ जाएगा। या तो आप चालाक है ही, अगर आप इस 2 का परसेंटेज निकाल लिए हैं, इन दोनों को जोड़ के 100 में से घटा दीजिए। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के यानी 2 और 32 लगभग 34, लगभग 35 मतलब 34.84% आएगा। इसको 100 में से माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो लगभग आपका 65.16% ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। ये भी एक मतलब कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अब ये बेसिक ट्रिक है, हम अपॉन सब इंटू 100 से आप किसी का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ये हमने कुछ बेसिक आइडिया आपको बताया। अभी तक हम आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाएं, परसेंटेज निकालना सिखाएं, कुछ और ट्रिक हम बताना चाहते हैं, कुछ और बेसिक ट्रिक है। देखिए, बेसिक ट्रिक नोट कर सकते हैं। अगर आप किसी का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं तो पहला ट्रिक तो आपके पास है, मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं पहला ट्रिक तो आपके पास क्या है, फॉर्मूला अगर गिवन है, अगर फॉर्मूला गिवन है तो आपके पास क्या ट्रिक है, आप क्या करिए, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच कंपोनेंट को ऐड कर दीजिए। दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक आपके पास क्या है मॉलिक्यूलर मास निकालने का, अगर आपको उसकी कुछ नहीं मालूम, वेपर डेंसिटी मालूम है, वेपर
डेंसिटी गिवन है ये क्वेश्चन। तो जान लीजिएगा मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। और एक और ट्रिक है मॉलिक्यूलर मास निकालने का, अगर आपको स्पेसिफिक, अगर उसकी स्पेसिफिक हीट पता है तो इसका भी एक तरीका है मॉलिक्यूलर मास, ये सब गिवन होगा क्वेश्चन में। तो 6.4 इंटू स्पेसिफिक हीट, यानी हीट कैपेसिटी जो आप पढ़े हैं उससे भी, ये सॉलिड का निकालने का तरीका है, ये गैस का निकालने का, सॉलिड और लिक्विड का निकालने का तरीका ये है और गैस का निकालने का तरीका ये है। ये मॉलिक्यूल मतलब अननोन, ये दोनों फॉर्मूला फॉर अननोन कंपाउंड का है। अननोन जिसका आप फॉर्मूला नहीं जान रहे हैं उसको अगर उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर जिसका फॉर्मूला गिवन है उसमें आप सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच कंपोनेंट से आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ये तीनों कैटेगराइज करके आप इसको नोट कर लीजिए, काफी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, आपको काफी यूज होंगे। अब आपको कुछ हम शॉर्टकट ट्रिक से कुछ क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन हम आपको अगले लेक्चर में देंगे। देखिए, तो नंबर ऑफ मोल आपको निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वेट इन ग्राम कहां रखेंगे, W की वैल्यू जो गिवन है, यानी यहां पे क्या रखें 1.6। आप यहां पर मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो 12 और 4 16 यानी 16 आ गया। इसको काटें 0.1 मोल आंसर आ गया, यानी इसका आंसर सीधे 0.1 मोल। देखिए कितना आसान है, शॉर्टकट ट्रिक से आप लगाते जाइए। पहला, दूसरा क्वेश्चन है 6.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इसका पहला स्टेप क्या करिए, मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, तो 16 दूना 32 यानी 32 ग्राम। अब मोल निकालना है तो N इज इक्वल टू W बाई M। N कितना गिवन है 6.4 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना आया है 32, 2 बार गया, पॉइंट कैंसिल, यहां 10 ले लीजिए, 2 बार काटिए, ये 2 बार जाएगा अपॉन 10 यानी 0.2 मोल आंसर आ गया। क्लियर। तीसरा देखिए 3.011 इंटू 10 टू द पावर, ये पार्टिकल्स में दिया है तो पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो ये कितना दिया है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। तो ये पूरा का पूरा कटेगा तो 1/2 आएगा और ये आ जाएगा, ये 23 है तो 1/20 मोल। अब चाहिए तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर। चौथा क्वेश्चन 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट STP। तो इसका फॉर्मूला आप पढ़े हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर। लीटर में दिया, अगर ये ml में दिया होता तो यहाँ फॉर्मूला ml में लगाते। तो ये क्या होगा 11.2 अपॉन 22.4 लीटर, पॉइंट कैंसिल, 1/2 मोल। यानी आप क्या सीखे, आपने ये सीखा मास दिया है तो ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पार्टिकल्स दिया है तो ऐसे अप्लाई करेंगे और वॉल्यूम दिया है तो ऐसे अप्लाई करेंगे। इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल निकालना सीखें।